नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोकानंद गुप्त और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक रहस्यमयी और दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाली कहानी के लिए। इस कहानी का नाम है आग की चुड़ैल। तो तैयार हो जाइए क्योंकि डर के दरवाजे खुलने वाले हैं। आज 11 दिसंबर है। इस तारीख का नाम सुनते ही मन भारी हो जाता है, क्योंकि ठीक एक साल पहले इसी दिन मैंने अपने सबसे प्रिय मित्र कुमार को खो दिया था। पिछले साल ठीक इसी समय हमने विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी की थी। अधिकांश छात्रों की तरह नौकरी की दौड़ में शामिल होने के बजाय हमने एक अलग रास्ता चुना, कम से कम खर्च में भारत भ्रमण करने का। लेकिन उस सफर में जो कुछ हुआ वह आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देता है। कभी कभी तो लगता है जैसे वह सफर अब भी मेरा पीछा कर रहा है। दिसंबर आते आते हम राजस्थान की सीमा पार कर गुजरात तक पहुंच चुके थे। 11 दिसंबर के आसपास हम नर्मदा नदी के किनारे बसे गांवों और प्राचीन मंदिरों का भ्रमण कर रहे थे। अलग अलग तीर्थ स्थलों के दर्शन कर रहे थे, साधु संतों से मिलकर उनके प्रवचन सुन रहे थे। उस समय तक सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नदी के किनारे बसे उन्हीं शांत से लगने वाले गांवों में से एक गांव हमारी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला था। हमारे भारत की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ कहीं न कहीं मुफ्त रहने और खाने की व्यवस्था मिल ही जाती है। इसी सुविधा का लाभ उठाते हुए हम हर रात किसी न किसी गांव या धर्मशाला में ठहर जाते थे। उस रात भी हमारा इरादा कुछ ऐसा ही था, लेकिन हमें क्या पता था कि यह सहज सा लगने वाला फैसला हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। किसी साधु से हमें पता चला कि पास ही में मौलेथा नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां हम रात भर के लिए रुक सकते हैं। बताया गया कि वहां रहने और खाने की सुविधा निशुल्क मिल जाएगी। यह सुनकर हम दोनों उसी दिशा में निकल पड़े। शाम ढल रही थी और दिसंबर की सर्दी अपने चरम पर थी। सूरज छिपा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रात अचानक ही जमीन पर उतर आई हो। जैसे जैसे हम मौलेथा गांव की ओर बढ़ते गए, रास्ता और अंधेरा दोनों गहराते जा रहे थे। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं और हर झाड़ी मानो कुछ छिपा रही थी। लेकिन हम चलते रहे। कुछ दूरी और तय करने के बाद हम एक दोराहे पर पहुंचे। एक रास्ता सीधा उसी दिशा में जाता था जिस पर हम चल रहे थे, और दूसरा बाईं ओर मुड़ता हुआ अंधेरे में खो रहा था। वहां न कोई दिशा सूचक था, न किसी गांव का संकेत। हम कुछ पल वहां रुके और यह विचार विमर्श करने लगे कि किस दिशा में जाया जाए, जब अचानक दूर से कुछ अजीब सी आकृति हमारी ओर आती दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे पास आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी जानवर, शायद घोड़े या खच्चर, पर बैठा हो। उसके हाथ में लालटेन थी, जिसकी हल्की सी पीली रोशनी ठंडी हवा में कांप रही थी। जैसे जैसे वह पास आई, हमें स्पष्ट दिखने लगा कि वह एक युवती थी, गांव की वेशभूषा में, लालटेन थामे, चुपचाप हमारी ओर बढ़ती हुई। हमने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। वह लड़की बिना किसी हड़बड़ाहट के हमारे सामने रुक गई। उसका चेहरा अब लालटेन की रोशनी में साफ दिख रहा था, शांत, भावहीन, जैसे सदियों से एक ही जगह रुका हुआ हो। उसमें एक सादगी थी, लेकिन साथ ही कोई अनकही बात, कोई अनजानी ठंडक जो उस शांत मुस्कान के पीछे छिपी थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, अरे सुनिए, क्या आप मौलेथा गांव से हैं? अगर नहीं भी हैं तो क्या आप बता सकती हैं कि वहां का रास्ता कौन सा है? हम आज रात वहां रुकना चाहते हैं। उसने मेरी बात सुनी, लेकिन कुछ पल चुप रही। बस अपनी लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे हमें ठीक से देख रही हो। उसकी चुप्पी ने माहौल को और भी भारी बना दिया। फिर उसने बड़ी ही कोमल आवाज में जवाब दिया, जी बाबू, बिल्कुल। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसी पर सीधे सीधे चलते जाइए। कुछ ही दूरी पर आपको गांव दिखाई देगा। मैंने फिर उससे पूछा, अच्छा, तो तुम गांव की तरफ से आ रही हो इतनी रात में, वो भी अकेली?
वह मुस्कुराई और बोली, रे बाबू, मैं तो एक कुम्हारिन हूँ, गांव से मिट्टी लेकर अपने घर जा रही हूँ। ये जो बाईं ओर का रास्ता है ना, वहाँ थोड़ी दूर पर आपको जो झोपड़ी दिख रही है वही मेरा घर है। वहाँ मैं मिट्टी के बर्तन बनाती हूँ, बस वहीं लौट रही हूँ। फिर मैंने कहा, ठीक है, शुक्रिया, हम लोग चलते हैं। लड़की ने भी सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बाबू, धन्यवाद। फिर वह बाईं ओर अपने रास्ते चल दी और हम सीधा अपने रास्ते पर बढ़ने लगे। हम दोनों रास्ते में बातें करते जा रहे थे। तभी कुमार ने कुछ सोचते हुए कहा, यार, वो लड़की गांव की थी, फिर भी कितनी सुंदर थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और उसकी काया कितनी सौम्य और सजीव थी, जैसे किसी लोक कथा से निकलकर आई हो। फिर हम हंसते बोलते, हल्के फुल्के मजाक करते हुए मुश्किल से 2-3 मिनट ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक हमें जोर से एक लड़की की चीख सुनाई दी, बिल्कुल बाईं दिशा से। यह चीख सुनते ही हम दोनों चौंक गए। हमारी आंखें एक दूसरे से मिली और बिना कुछ कहे ही हमें यकीन हो गया कि यह उसी लड़की की चीख है। हम दोनों बाईं दिशा की ओर दौड़ पड़े, वहीं से जहां से उसने बताया था कि उसका घर है। जब हम वहां पहुंचे तो देखा उस झोपड़ी में आग लगी हुई थी। लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं और चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। हम दोनों वहीं डर और हैरानी के मारे रुक गए। तभी कुमार ने घबराई हुई आवाज में कहा, रे यार सुमित, हमें उस लड़की को बचाना चाहिए आग से, वरना वो जलकर मर जाएगी। मैंने भी घबराते हुए कहा, रे कुमार, लेकिन अगर हम जल गए तो? देख तो सही, आग की लपटें कितनी भारी उठ रही हैं। मैंने और भी घबरा कर कहा, और यार, अभी तो मुश्किल से 2 मिनट ही हुए हैं उसे हमसे जुदा हुए, इतने में आग कैसे लग गई? लेकिन कुमार बिना रुके बोल पड़ा, अरे यार, जो भी हो, मैं तो उस लड़की को बचाऊंगा। कहते ही वो आगे दौड़ पड़ा, सीधे उस झोपड़ी की ओर। मैं वहीं खड़ा खड़ा उसे रोकने की कोशिश करता रहा, चिल्लाता रहा, मत जा कुमार, मत जा। इससे अच्छा हम गांव से किसी की मदद ले आते हैं। लेकिन वह मेरी सुनने के मूड में नहीं था। मैं उस झोपड़ी से लगभग 20 फीट दूर खड़ा था, कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ। तभी मैंने देखा कि कुमार ने झटके से उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। जैसे ही वो भीतर गया, दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो गया। मैं वहीं खड़ा खड़ा देखता रहा, मन में यही उम्मीद लगाए कि अब कुमार उस लड़की को बचाकर बाहर निकलेगा। लेकिन तभी अंदर से एक भयावह चीख गूंज उठी। वह कुमार की थी। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि रूह कांप उठे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भयानक यातना से गुजर रहा हो। यह चीख सुनकर मैं भी झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। मैंने दरवाज़ा खोलने की भरपूर कोशिश की, जोर जोर से धक्के मारे, लात मारी, लेकिन दरवाज़ा जैसे लोहे की दीवार बन चुका था। आग की वजह से वह इतना गर्म हो चुका था कि छूना भी मुश्किल था। मैंने हर कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। तब मैंने सोचा कि देखता हूँ, कहीं झोपड़ी में कोई खिड़की तो नहीं है जिससे अंदर जाया जा सके। मैं तुरंत झोपड़ी के चारों ओर दौड़कर घूमने लगा। पीछे की ओर एक खिड़की दिखाई दी, खुली हुई, लेकिन उसमें से आग की लपटें निकल रही थी। कोई रास्ता नहीं था जिससे उस खिड़की से अंदर जाया जा सके, और न ही भीतर कुछ साफ साफ दिख रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। फिर मैं गांव की ओर दौड़ने लगा, इस आशा में कि शायद किसी से मदद मिल सके। मैं भागता गया, लगभग 5 मिनट तक लगातार दौड़ता रहा। अंततः मुझे गांव का चौपाल दिखाई दिया। वहां कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे। मैंने हांफते हुए उनसे कहा, अरे बाबूजी, वहां जंगल की ओर एक झोपड़ी में आग लगी हुई है। वहां मेरा दोस्त फंसा हुआ है। मुझे मदद चाहिए, जल्दी। मुझे घबराया हुआ देखकर एक बुजुर्ग ने कहा, अरे शांत हो जाओ बेटा। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करते हैं। फिर उन्होंने वहीं से कुछ जवान लड़कों को आवाज लगाई।
कुछ ही देर में 2-3 घरों से कुछ नौजवान बाहर आ गए। पास ही एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसमें उन्होंने एक बड़ा पानी से भरा कनस्तर रखा। मुझे भी उस गाड़ी पर बिठा लिया गया और हम कुल मिलाकर 6-7 लोग मिलकर उस झोपड़ी की ओर चल पड़े। हम जितना हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में दूर से झोपड़ी दिखाई देने लगी, लेकिन इस बार वहां कोई लपटें नहीं दिख रही थी। यह देख हम और भी तेजी से कदम बढ़ाने लगे, यह जानने के लिए कि आखिर वहां अब क्या स्थिति है। मेरे मन में यही विचार था कि शायद आग खुद ब खुद बुझ गई हो, लेकिन जब हम वहां पहुंचे जो हमने देखा उसने हमें हैरान कर दिया। वहां अब न तो कोई आग थी न धुआं। जो झोपड़ी कुछ देर पहले जलती हुई दिख रही थी वह अब पूरी तरह खामोश और निर्जीव पड़ी थी। दरवाज़ा बंद था और झोपड़ी पूरी तरह जर्जर हालत में थी। उसके चारों ओर घास उग आई थी, दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं और जगह जगह छोटे छोटे पौधे उगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह झोपड़ी सालों से वीरान पड़ी हो, जैसे वहां कोई कभी रहता ही नहीं था। यह देखकर मैं एकदम बोल पड़ा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ आग लगी थी। ऐसा कहते हुए मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उस जर्जर दरवाजे को छुआ वह खुद ब खुद ढह गया, जैसे किसी ने बस उसके गिरने का इंतज़ार किया हो। जैसे ही दरवाज़ा गिरा मैंने भीतर झांक कर देखा, अंदर तो कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक टूटा फूटा चूल्हा पड़ा था, कुछ मिट्टी के बर्तन थे जो पूरी तरह चटक चुके थे। झोपड़ी की दीवारों और उन बर्तनों पर आग के जलने के निशान जरूर थे, लेकिन वे ताज़ा नहीं लगते थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह आग कई साल पहले लगी हो। सब कुछ इतना पुराना और धूल से ढका हुआ था कि विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि यहाँ कुछ मिनट पहले आग की लपटें उठ रही थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं इस बात से चौंक गया कि मेरा दोस्त कहाँ गया जो अभी अभी इस झोपड़ी के अंदर गया था, और वो लड़की कहाँ है जो खुद को इस झोपड़ी की रहने वाली बता रही थी, और न ही झोपड़ी के आसपास उसका वह गधा कहीं दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर मेरे मन में गहरी भय, उलझन और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। तो दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। आगे की कहानी अगले भाग में। अलविदा।